हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2016 पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ टोटल टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज इज। यानी कि टोटल टाइम का वो पार्ट जिससे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो डिले की जा सकती है, लेकिन उससे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ में कोई इफेक्ट ना पड़े। ऑप्शंस हैं आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट, टोटल फ्लोट। तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ में। तो जो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा वो पार्ट है, वो उसकी वजह से हम उस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ theoretical distribution that expresses the functional relation between each of the distinct value of the sample statistic and the corresponding probability। यानी वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो सैम्पल स्टैटिस्टिक की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्रेस होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, सैम्पलिंग या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका ये जो है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें आपका ये वैल्यू जो होती है सैम्पल स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी इन दोनों की रिलेशनशिप दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता है, देन वी हैव टू एस्टिमेट इट फ्रॉम द। तो हम उसे कैसे एस्टिमेट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी से, सैम्पल डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोरिलेशन। तो अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता है तो हम सैम्पल डेटा से ये एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस for which the region of rejection is wholly located at one end of the distribution of the test statistic is। यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है और उसमें जो रिजेक्शन है, रीजन ऑफ रिजेक्शन वो एक ही तरफ है, ठीक। तो ये कौन सा टेस्ट होगा? वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, पॉइंट एस्टिमेट टेस्ट या फिर इंटरवल एस्टिमेट टेस्ट। तो ये आपका होगा वन टेल टेस्ट, ठीक है। इसमें एक ही तरफ आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन होता है और टू टेल्ड में दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है रीजन ऑफ रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। यानी पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को कैलकुलेट करने में। रेंज, वेरिएंस, बोथ रेंज एंड वेरिएंस, नन ऑफ दीज। तो हमें पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल की ज़रूरत वेरिएंस कैलकुलेट करने में होती है। रेंज के लिए तो हमें जो आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता होती है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ट्रू? इसमें से कौन सा सही है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन ऑफ टर्म्स। यानी जो भी आपके टर्म से डेविएशन हो उनका अरिथमेटिक मीन और प्लस अज्यूम्ड मीन। जीएम आपका अज्यूम्ड मीन प्लस अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस या फिर ये दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एएम इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, जो भी हम अज्यूम करते हैं एक्स, प्लस अरिथमेटिक मीन जो होता है डेविएशन ऑफ टर्म्स का, उन दोनों को ऐड करते हैं, आपका अरिथमेटिक मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू अनबायस्ड डाइस वन रोल्ड टुगेदर, ठीक, दो डाइस हैं, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स? नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब सेम नंबर हमें मिले। सेम नंबर यानी कि दोनों डाइस में 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए और या फिर 6 6 आए, ठीक। नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स हमें ये इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये कितने आउटकम्स हो गए? 6 आउटकम्स हो गए। और जब दोनों को एक साथ रोल किया जा रहा है, ठीक है, तो 6 इधर के 6 इधर के, टोटल कितना हो गया? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? 1/6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीकली एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी इंक्लूडिंग संडे इज 4 सेंटीमीटर एंड एक्सक्लूडिंग संडे
इज़ 1.5 सेंटीमीटर फॉर द वीक. रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन संडे इज़. वीकली एवरेज जो है किसी सिटी के रेनफॉल का वो है 4 सेंटीमीटर. यानी वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं. उनका एवरेज है 4, यानी कि टोटल कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 28 सेंटीमीटर टोटल. ठीक. एक्सक्लूडिंग संडे, अगर हम संडे को एक्सक्लूड कर दें यानी कि बचे कितने, 6 दिन बचे, तब आपका कितना है एवरेज, तो ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर. ठीक. तो रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन संडे, संडे को कितनी रेनफॉल हुई, तो अगर 28 में हम 9 माइनस कर दें, ये 7 डेज़ का, ये 6 डेज़ का, इसमें संडे इंक्लूड नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे, हमें संडे की रेन पता चल जाएगी. ठीक. ये हो गया आपका 19 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू statistics may be defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. ये definition जो है कि statistics आपका collection, presentation, analysis और interpretation of numerical data होता है, ये किसने दी थी, A.L. बाउले, सेलिगमैन, लिंकन एल चाओ, क्रॉक्सटन एंड काउडन. ये definition आपकी क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी थी. ये definitions जो जिसने दी हैं उनके ऑथर को याद रखना होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज. अगर किसी स्टूडेंट की नेशनैलिटी ये क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल है, या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल है. तो नेशनैलिटी जो है ये एक एट्रीब्यूट होता है, ये वेरिएबल नहीं है, एट्रीब्यूट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An average is an attempt to find out one single figure to describe the whole of figures. यानी कि एक एवरेज क्या होता है कि आपको पूरी पॉपुलेशन की जो होल ऑफ फिगर्स होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल फिगर होता है, वही एवरेज होता है. ये डेफिनेशन किसने दी, मरे आर स्पिगल, सिम्पसन एंड कफकाउ, क्रॉक्सटन एंड काउडन, क्लार्क एंड स्काडेन. तो ये डेफिनेशन आपकी दी थी क्लार्क एंड स्काडेन. ठीक. Next question. The mean of 15 numbers is 15. If two numbers 18 and 12 are excluded, then the mean of remaining numbers is. 15 नंबर्स हैं टोटल. ठीक है. उनका मीन जो है 15 है, यानी कि टोटल कितना हुआ 15 इंटू 15, तो ये कितना हुआ टोटल 225 हुआ टोटल. ठीक. अब इसमें से दो नंबर्स हमने निकाल दिए 18 और 12. ठीक. अब 225 में हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 18 प्लस 12. इन दोनों को माइनस कर देंगे यानी 30 माइनस होगा, तो ये आएगा आपका 195. लेकिन नंबर्स कितने बचे, दो नंबर हमने निकाल दिए तो नंबर बचे 13. तो 195 को 13 से डिवाइड कर देंगे, आपका ये रिमेनिंग नंबर्स का मीन आ जाएगा. ठीक. 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मोड इज़ 10 एंड मीन इज़ 7, द वैल्यू ऑफ मीडियन. अब मीन, मीडियन, मोड आपको पता है. ठीक. मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड आपको पता है 10 है, मीडियन निकालना है और मीन आपको दिया गया है 7. इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. आप 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24. ठीक. मीडियन क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ मीन इज 10, ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द हार्मोनिक मीन. ठीक. ज्योमेट्रिक मीन दिया है, अरिथमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन निकालना है. तो एक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, अंडर रूट अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. ठीक. ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है 8 है और यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है 10, हार्मोनिक मीन हमें निकालना है. ठीक. अगर हम इन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी इधर, ये आएगी 64 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर क्या हो, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे HM हो जाएगा. ठीक. अब अगर हमें 10 को इधर हम ट्रांसफ़र कर दें, 64 को 10 से डिवाइड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी हार्मोनिक मीन की. ठीक. तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, ठीक है, या तो 4 हैं, 6 हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर 8 हैं, तो उसमें से मीडियन क्या होगा? द वेटेड एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज़, यानी वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी जो 2 मिडल वैल्यूज़ होती हैं उनका वेटेड एवरेज, या फिर उन दोनों में से कोई भी एक मिडल वैल्यू, या फिर जो सिंपल एवरेज होता है उन दोनों मिडल वैल्यूज़ का वो, या फिर नन ऑफ दीज। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, 10, 12, 14, 15, 17, 18, ये कितना हुआ, 6 हो गए, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मीडियन है, 14 और 15, तो 14 + 15/2 ऐसे करके हम अपना मीडियन निकालते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल एवरेज है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो जो 2 मिडल वैल्यूज़ होंगी उनका सिंपल एवरेज निकालते हैं हम मीडियन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV इज़ यूज्ड टू, CV यानी कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे करते हैं? टू मेक ट्रेंड एनालिसिस बनाने के लिए, या फिर टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी इन 2 सीरीज, यानी कि 2 सीरीज में की स्टेबिलिटी में हम कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे यूज़ होता है आपका? ये कंपैरेटिव स्टडी करने में, ठीक, कहाँ किस में कितना वेरिएशन है ये हम करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय, रैंक कोरिलेशन मेथड किसने डेवलप किया था? बाउले, कार्ल पियर्सन, C. स्पेयरमैन, केली। जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, वो C. स्पेयरमैन ने ही डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है आपका कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन का? तो कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका √1 - r² होता है, प्लस माइनस, आपका फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज डिराइव्ड बाय, अगर हमें y on x की रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर डायग्राम, यानी स्कैटर डायग्राम में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करके, या फिर वहीं स्कैटर डायग्राम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करके, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई भी। तो आपका जो रिग्रेशन लाइन होती है y on x, ये आपका आता है वर्टिकल डिस्टेंस को हम मिनिमाइज करते हैं स्कैटर डायग्राम में, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, या फिर उसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो ये आपका r² से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इज a, यानी कि हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं, एक ही बार फेंक रहे हैं, और उन दोनों में जो नंबर आ रहा है, चाहे मतलब जो भी दोनों डाइस में जो जो नंबर आ रहा है उनका सम a है, ठीक। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी मैक्सिमम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो ये नंबर आया है ये मैक्सिमम होगी जब a की वैल्यू क्या होगी? अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से हम चारों को पुट करके देख सकते हैं, इसको ऐसे डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। अब जैसे सिंगल थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन से कितने वहाँ पे होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, राइट। तो 6 नंबर्स में 5 के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 डाइस हैं, ठीक है, मान लेते हैं A और B, ये 2 डाइस हैं, ठीक। अगर हम 5 का देखें कॉम्बिनेशन तो क्या होगा, 1, एक में 1, दूसरे में 4, यहाँ पे 2, तो इधर 3, ठीक। अगर 3, इनका सम 5 होना चाहिए, ठीक है, ये है ना, 3 है तो 2, यहाँ पे 4 है तो 1, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 है, ठीक। अब इसी तरह
हम 6 की निकाल लेते हैं। 6 के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 1 5 2 4 3 3 4 2 4 2 6 फिर 5 और 1। ठीक, इनके कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? यहाँ पे 5 हो गई। ठीक, 6 में 5 हो गया। अब ऐसे ही 7 की देख लें तो यहाँ पे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक, तो ये कितने हो गए यहाँ पे कॉम्बिनेशन? 6 हो गए। ठीक, और उसके बाद 8 की देख लेते हैं। 8 में क्या होगा? 2, अब 1 से तो होगा नहीं, 7 तो कोई नंबर होता नहीं है। 2 तो 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यहाँ पे कितने हो गए? 5। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है? यहाँ पे 7 की। 7 में 6 प्रोबेबिलिटी थी ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर्स। नॉन लीप ईयर्स में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? और नॉन लीप ईयर्स में कितना होता है आपका? 52 वीक्स होते हैं। ठीक, और प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक, 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, तो 52 वीक्स है तो यहाँ 52 संडेज तो होंगे, लेकिन ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है ये भी संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक एक्स्ट्रा डे है तो 1 अपॉन, और वीक में कितने डेज होते हैं? 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 4 2 8 5 ऐसे समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? थर्ड, अप्रोक्सीमेट 1 4 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग के लिए जो यूज नहीं किया जाता है? मैक्सिमिन, मिनिमाइज एक्सपेक्टेड लॉस, मिनी मैक्स, मैक्सीमैक्स। तो ये आपका उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। मिनिमाइज एक्सपेक्टेड लॉस, इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन मेकर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन यूजिंग द क्राइटेरियन ऑफ। यानी हम जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं अगर, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को डिसीजन मेकर की नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? मैक्सीमैक्स, रियलिज्म, मिनी मैक्स, रिग्रेट, या फिर मैक्सीमिन। तो ये होगा आपका रियलिज्म, इसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट, द लार्ज सैम्पल टेस्ट फॉर टेस्टिंग P1 इज इक्वल टू P2 फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन इज। यानी नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर हमें टेस्ट करना है P1 और P2 इज इक्वल टू है, तो लार्ज सैम्पल टेस्ट कौन सा लगेगा? Z टेस्ट, F टेस्ट, T टेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसे जब हमें टेस्ट करना है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, Z टेस्ट लगाते हैं, ये लार्ज सैम्पल टेस्ट होता है आपका। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग को किसने फॉर्मुलेट किया था? J. स्टिगलर, L. कंट्रोवाइट एंड F.L. हिचकॉक, G.B. डैंटजिक, या फिर खाशियन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को G.B. डैंटजिक ने फॉर्मुलेट किया था। करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमम प्रोग्राम इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन व्यू ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्टिमम प्रोग्राम एक डिटरमाइन करना है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, गोल प्रोग्रामिंग, नन ऑफ दीज। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल विच इन्वॉल्व्स फंड्स एलोकेशन ऑफ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्लासिफाइड एज। यानी आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनमें फंड्स एलोकेट करना है, तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है
उसको हम किस तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, फंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, फंड ओरिजिन मॉडल्स, कैपिटल बजटिंग मॉडल्स या फिर ऑर्डिनेशन बजटिंग मॉडल्स। तो इसमें हम, ये होता है आपका कैपिटल बजटिंग मॉडल्स, उसी के थ्रू हम इसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक मेथड कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व अ LPP व्हेन देयर आर वेरिएबल्स। LPP आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो ग्राफिक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जब वेरिएबल्स कितने हो, 1 है, मोर देन 1, 2 या फिर 3। अगर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो हम ग्राफिक मेथड का यूज़ तब करते हैं जब 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ मैक्सिमम फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, ज़ीरो फ्लोट या फिर नन ऑफ दीज। क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है या फिर कोई नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका फ्लोट 0 होता है। करेक्ट आंसर आपका 3rd होगा। तो इसी के साथ आपका ये पेपर 2016 का पेपर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।